चलिए आज का स्टैंडर्ड टॉपिक, ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर आपका है 3। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3। और इस चैप्टर 3 का नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। इसका हिंदी नाम अपव्यय है। ठीक है, अपव्यय। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अपव्यय होता क्या है। बेसिकली जो अपव्यय है वो एक प्रकार का क्या है कि व्यवस्था का कोई क्रम है। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने अगर माना कि यहाँ पर कुछ 4 बच्चे हैं, हमने ऐसे उसको बिठा दिए इस टाइप से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने 5 बच्चे हो गए। 5 मैंने ऐसे बिठा दिए। ठीक है, 5 की मैंने ऐसी लाइन लगा दी इस टाइप से। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से, इस हिसाब से इतने मैंने बिठा दिए। तो जी सिस्टम जो है हमारा बिठाने का एक क्रम कि हमने 5 ऐसे बिठा ले और 4 ऐसे बिठा ले, ये सिस्टम जो है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, यानी शुद्ध भाषा में कहने का मतलब हुआ कि आप भी एक प्रकार का क्या व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? यानी अवयवों को सजाने की। ठीक है जी, अवयव होते हैं, यानी कि अवयव यानी कि सदस्य, जैसे इनको सदस्य ऐसे बिठा दिए, कुछ ऐसे बिठा दिए। इनका एक निश्चित क्रम है हमारा कि अगर 5 है तो 5 की ही लाइनें चल रही हैं। ऐसे में आपके कितने जा रहे हैं? 4 चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सिस्टम है इसको हम बोलते हैं अवयव। या इंग्लिश में हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यानी आप भी एक आयतीय रूप से क्या है अभिविन्यास कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो परिभाषा लिख लीजिएगा। देखो, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मतलब व्यवस्था है आपकी। ठीक है, क्या है? व्यवस्था है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। हैविंग mth row and nth column। ठीक है, मतलब आपका ऐसा आयताकार व्यवस्था है जिसमें m रो है और n कॉलम है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया कुछ इस टाइप से, जैसे मैंने यहाँ पर 2 4 6 1 2 3, ठीक है, ऐसे नंबर लिए। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो ऐसी लाइन होगी, ए वाली लाइन, ठीक है, मतलब ऐसी लाइन चलते हैं हम ऐसे सीधे, जैसे हमारा 2 4 6 एक लाइन में हो गया ना 2 4 6, दूसरी लाइन 1 2 3 है। तो ऐसी जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रो। हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, क्या होती है? पंक्ति। और जो ऐसे खड़े होते हैं, जैसे 2 1 हमने कहा जी एक लाइन है ऐसे खड़े में, है ना, और जी दूसरी लाइन है ऐसे खड़े में, ये भी आपकी एक लाइन है खड़े में, तो इनको बोलते हैं हम क्या? स्तंभ। ये आपकी दोनों रो है, यानी ये भी पंक्ति है अपनी। ठीक है, और जो खड़े में है आपके जी कहलाते हैं कॉलम। क्या कहलाते हैं? कॉलम। हिंदी में होता है स्तंभ। ठीक है, खंबे की तरह खड़े हैं तो खंबे को स्तंभ कहते हैं, इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम आपके 3 हो गए। तो इसकी जो व्यवस्था है, यानी रो और कॉलम को मिला करके, रो और कॉलम का हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, जिसको गुणा करने पर क्या होता है कि टोटल सब एलिमेंट आ जाते हैं हमारे पास, जिससे वो व्यवस्था बनी हुई है। तो एक प्रकार से अपव्यय की कोई वैल्यू नहीं होती है जी, क्या है? एक सिर्फ हमारा व्यवस्था करने का कोई क्रम होता है। ठीक है, अब देखिएगा, इतना इसको पहले टाइप कर लें आप। जैसे मैंने बोला mth रो और nth कॉलम, मतलब रो आपको कितनी लेना है? m लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर माना पहला एलिमेंट a1, कितना है? a1। फिर कितना है यहाँ पर? यानी a11 ऐसे लिखो, 12 13 ऐसे डॉट डॉट। ठीक, और कॉलम कितने थे? n, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा a1n। अब इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको आप लिखेंगे a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n। इसी टाइप से आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट में मेरे पास कितनी रो हैं? m। तो 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ जाएगा? m पर। m1 होगा यहाँ पर, am2 डॉट डॉट 2, लास्ट am और n। ठीक है, ये आपका पूरा सिस्टम बन गया। कहने का मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा है A11, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले लिखा है वो रो को नंबर बताएगा, रो की नंबर बताएगा। देखो A1,
1 1, सब में आगे 1 लिखा होगा नीचे, ठीक है। इसमें सब में 2 लिखा होगा, आगे 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और डॉट डॉट करके लास्ट में कितना m तक। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो पहले लिखा है वो रो होती, इसका मतलब ये आपकी पहली रो है इसलिए 1 1 पड़ा। आगे 2 2 लिखा, जैसे 2 1 यानी 2 लिखा, फिर 2 2 यानी 2 लिखा, 2 3 मतलब 2 लिखा, तो ये हमारा कहलाएगा दूसरी रो, ठीक है। और यहां से हम समझ सकते हैं कि पहली रो और फर्स्ट कॉलम है, यानी पहली रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है। यहाँ पर दूसरी रो और पहला कॉलम, तो आपको दिख रहा दूसरी रो है, पहले कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पर बात करते हैं पहली रो और दूसरा कॉलम, तो देखो रो पहली है, कॉलम दूसरा आ रहा। यहाँ पर बात करें दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो है, दूसरा कॉलम भी है। यहाँ पर आते हैं दूसरी रो, हाँ तो दूसरी रो है और तीसरा देखो 1 2 3 कॉलम ऐसे में होते हैं, ठीक है। तो उसकी पोजीशन बता देता। और जब भी हम बात करते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला चिन्ह होता है, क्या होता है, इसको हम ऐसे डिब्बा में बंद कर देते, बॉक्स टाइप का, ठीक है। मतलब ये हमारा आप भी जब हम लिखते हैं तो इसको ऐसे व्यवस्था को कैसे ऐसे डिब्बे में बंद कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गई बात कि आप भी जब भी बनाएंगे तो एक व्यवस्था को ऐसे सेटल करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स में उसको बंद करना पड़ेगा। ये बॉक्स बताता है कि क्या हो गया, अब भी हो गया, ठीक। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, हिंदी में लिख लो आप का क्रम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जैसे हमने कहा यहां पर कोई एक मैट्रिक्स है, यानी आप भी हमारे पास 4 2 6 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर निकालने का मतलब है कि सबसे पहले आप एक काउंट करो इसमें रो कितने हैं, रो यानी 1 और 2, ऐसी लाइन जो ऐसी लेटी लाइन होगी ये रो कहलाएगी। तो फर्स्ट रो और ये सेकंड रो मतलब टोटल, ठीक है। आप कॉलम की बात करते हैं, कॉलम, तो कॉलम कितने होंगे ऐसे खड़े में, समझ गए, ऐसे में होते हैं आपकी रो, यानी रो 1 पहली रो और ये दूसरी रो, ऐसे में कॉलम 1 और कॉलम नंबर 2 यानी 2 कॉलम है आपके पास। तो जब ऑर्डर की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो यहां पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा रो इनटू कॉलम, ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। हाँ इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आगे रो लिखा जाएगा फिर बाद में कॉलम लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात, आगे रो फिर कॉलम। तो कितनी रो है यहाँ पर चेक करो, 2, तो हमारा 2 और कॉलम 2, तो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स कहलाएगा। कितने का कहलाएगा, 2 बाई 2 का, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 बाई 2। समझ में आ गई बात, यानी इसका क्रम कितना है, 2 बाई 2। क्या पढ़ेंगे, 2 बाई 2, गुणा नहीं करना, नहीं तो 4 आ जाएगा। गुणा करने से क्या होगा, इसके एलिमेंट निकल आएंगे कि 4 भरे इसमें 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑर्डर लिखते समय सिर्फ पहली रो, ठीक है, और बाद में कॉलम, इससे पता चलेगा कि इसमें 2 रो है, आगे देखते हैं। और पीछे हमने 2 देखा, इसका मतलब कॉलम कितने, 2। क्लियर हो गया ना, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट बताना है अगला एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैंने एग्जाम्पल 1, अगर एग्जाम्पल 2 लिया और मैंने एक मैट्रिक्स आपके लिए यहाँ पर लिखा 4 1 6 2 0 1, इसका ऑर्डर बता सकते हैं कितना, हाँ 1 2, रो कितनी है, पहले रो के ना 2 और 1 2 3 ऐसा 2 बाई 3, तो यहाँ पर ऑर्डर ऐसा लिखा रहता है उस मैट्रिक्स के नीचे, ठीक है। यानी इसके नीचे लिखा होगा, इसका मतलब 2 बाई 2 का मैट्रिक्स एंड इट इज 2 बाई 3 मैट्रिक्स, ओके, ठीक है, डन कर लें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, हिंदी में लिख लीजिएगा, अवयव में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन हिंदी लैंग्वेज, अवयव में अवयवों की संख्या लिख लो। अवयव में अवयवों की संख्या, अच्छे से आ गया समझ में, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिर आपको वही एग्जाम्पल हालांकि एक बार बता दूं, सबको जानकारी फिलहाल हो गई है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर अगर पहले नंबर तो मैं ऑर्डर आपसे पूछ रहा हूँ, ऑर्डर बोले 1 2 3 और 3 बाई 3, क्लियर है ना सबको, अच्छे से समझ में आया। नंबर ऑफ एलिमेंट बोले, हाँ गुणा कर देना बस, कड़ाक से 9 सीधे, क्लियर है ना।
समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालें, दोबारा रिपीट करें। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी हिंदी कहते हैं अवयव के अवयव। तो देखो ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ, फटाक से यहाँ पर लिखें। कितना? 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है जी? आपके पास ऑर्डर आया। अगर बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स आर 12। कितने हैं? 12 हैं आपके पास। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं अवयव के अवयव बताओ, तो इसको क्या बोलते हैं? क्या कौन सा अवयव है? पहली रो में है ना, तो इसको लिख लो, एलिमेंट को ये लिख देते हैं स्मॉल अंग्रेजी में, ठीक है। और फर्स्ट रो है तो फर्स्ट लिख लो, यानी फर्स्ट रो में है नहीं, और ऐसे में फर्स्ट कॉलम यानी 11 कहलाया होगा 4। सही है? या गिनती याद कर लो, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो 11 12 13 14 जितने भी आगे। अगले में 21 22 23 24 25 चल रहा है, फिर 31 32 33 चल रहा है, समझ में आ गई बात। फिर 41 42 43 चल रहा है, 51 52 53 चल रहा है, एंड 61 62 63 जो भी हो आपके। हालांकि जिंदगी में आपको ज्यादा से ज्यादा कितना 3x3 या 4x4 या बस 4 से ऊपर का मैट्रिक्स इंटर में नहीं होता, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है 4, नहीं तो जहां से यहाँ 2 3 में काम चलता रहेगा बस, ठीक है। मतलब 5 से ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप परेशान ना हो। तो सबसे पहले आप दूसरा बता सकते हैं, ए 12 बोलेंगे 6, हाँ ए 13 कितना होगा बोले 2, ए 14 कितना होगा? इस 14 का मतलब फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो है ना और फोर्थ कॉलम चेक कर लो पहले, तो है कि नहीं। इसी टाइप से A21 बोले 2, A22 बोल दो जल्दी से। अच्छा A23 बोलना है, A24 बोल दो, क्लियर है ना। अच्छा A31 की बात करें तो 1, A32 कितना 7, A33 1 और A34 0। तो ये बात समझ में आ गई, ये सभी के सभी क्या है? अवयव के अवयव है, ठीक है। क्लियर? किस अवयव को कैसे लिखना है आपको नंबर याद आ जाएगा, ठीक है। मैं अचानक आपसे सीधे सीधे पूछना शुरू कर दूं 18 को क्या बोलेंगे यार, तुरंत देखो दूसरी रो में तो ये 2 और 2 मतलब ये 22 आ गया। सही है, मैंने कहा ये C1 बताओ, तो C1 का मतलब क्या? तीसरी रो में ये 3 और दूसरे कॉलम में यानी 32 आ गया होगा आराम से। सही है, तो पहचानने में कोई समस्या नहीं है ना फिलहाल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स या ऑफ ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं। राइट है, हाँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हिंदी लिख लें, अवयव का निरूपण, अवयव का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स हिंदी लिखें, अवयव का निरूपण। समझे? यहां पर कोई भी आपके पास अवयव होगा, ठीक है, तो उसको हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 1 4 6 0 ऐसा कुछ मैट्रिक्स है, दिस इज ऑर्डर 2/2, तो इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल अंग्रेजी होगी इसके बराबर। अब वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, जो आपका मन करे वो आप ले सकते हैं, और जो क्वेश्चन में गिवन हो वो अपने अपने तरीके से होगा। हालांकि ऐसा कोई निश्चित वर्ड्स नहीं है कि जिसको ऐसा लिया जाए, लेकिन जो होगा अंग्रेजी अल्फाबेट से होगा, लेकिन कैपिटल लेटर्स होगा। ये बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, मतलब हमेशा कैसा होगा? कैपिटल अंग्रेजी, ऐसा नहीं कि स्मॉल ए लिख दो, ठीक है। हमेशा क्या होता है? कैपिटल अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स लिया बी बराबर कुछ भी ऐसा 0 4 1 7 ऐसा कुछ भी, ठीक है, ऑर्डर 2/2, तो मैट्रिक्स को हम बी मतलब जो भी लेंगे अंग्रेजी क्या कैपिटल वर्ड्स लेना पड़ेगा। हाँ, एलिमेंट पक्का है कि स्मॉल ही रहेगा, हमेशा ऑलवेज स्मॉल ही रहता है, ठीक है। क्लियर? समझ गए बात को कि एलिमेंट्स ऑलवेज स्मॉल एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज कैपिटल लेटर्स, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, कैपिटल लेटर्स। यह लिख सकते हैं अंग्रेजी का, हाँ बड़ा अच्छा, समझ गए? एलिमेंट्स समझ गए? या हिंदी लिख दूं अवयव ऑलवेज स्मॉल लेटर्स। क्लियर? टाइप करें, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
हिंदी मीनिंग आव्यूहों की प्रकार या आव्यूह के प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार। नंबर फर्स्ट, इसकी काफी टाइप्स हैं। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हिंदी लिखें क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, हालांकि हिंदी पे ज्यादा गौर करना क्योंकि बुक में हिंदी पढ़े फिर घूम घूम जाओ हॉरिजॉन्टल क्या है ये। ठीक है, तो सब होरी में चाहिए जो ध्यान रखियो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्षैतिज आव्यूह। नाम समझ में आ रहा? क्षैतिज मतलब क्या? ऐसे, यानी जिसमें रो क्या हो, कम हो, और कॉलम ज्यादा हो। तो यानी रो कैसी होना चाहिए? कम होना चाहिए, कॉलम ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ऐसा कोई भी आव्यूह जिसमें आपकी रो की संख्या कम हो और कॉलम ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं। एक मैट्रिक्स मेरे लिए था 4 5 6 3 and 2 1। चेक करें तो नंबर ऑफ रो कितने हैं बताओ? 1 2। रो बोलूंगा 2, कॉलम कितने? सी मतलब कॉलम समझना 1 2 3। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी आर इज लेस देन सी। क्यों, सही है क्या? अरे यार ऐसे लिख लीजिएगा, आर इज लेस देन सी मतलब आर छोटा है ना 2, और जो बड़ा होता है उस साइड मुंह खुल जाता। तो 3 बड़ा है तो सी साइड मुंह खुल गया। समझ में आ गई बात? मतलब अगर हॉरिजॉन्टल है यानी क्षैतिज है, तो यानी ऐसे में यानी वो नंबर ज्यादा होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए? कॉलम ज्यादा होना चाहिए लेकिन रो कम होना चाहिए। तो मैं बात किसकी कर रहा? क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज माने रो, तो रो की संख्या कम होगी। क्लियर हो गया एग्जाम्पल से? अच्छे से कोई डाउट तो नहीं है? तो डैश टाइप। हाँ, अगला नंबर 2, वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन सा है? क्या बोलूं हिंदी में? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। मतलब ऊर्ध्वाधर माने क्या? वर्टिकल, सीधे खड़े ऐसे लाइनों में। समझ गए? तो क्या बोलूंगा मैं इस बार? अब किसकी नंबर कम होगी? कॉलम की। रो बड़ा होगा ना इस साइड, तो कॉलम में छोटा है किससे? आर से। समझ गए ना? केस उल्टा चलेगा। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले लें। ठीक है, एग्जाम्पल आपको लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया। सपोज यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2 4 1। ठीक है, 2 4 1 और यहाँ पर 2 7 3 4, और इसके बाद अपन इसको ले सकते हैं यहाँ 5 6 7 8 9। सही है ना? करेक्ट है ना? तो मैं यहाँ पर रो अगर आपसे पूछूं तो ब्रजेंट कितना होगा बताएं जल्दी? 1 2 3 and 4। ठीक है, एंड कॉलम बोले, एंड कॉलम बोले तो 1 2 और 3। ठीक है, तो दिस डेफिनेशन इट फॉलो दैट, क्या आपकी फॉलो कर रही है कि आर इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, आर इज ग्रेटर देन सी। किससे बड़ी है? सी से। सो दिस इज ए डेफिनेशन इट सेटिस्फाइड, यानी ये वाली बात आपकी जस्ट फॉलो कर रही है। सो दिस टाइप मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स। हाँ, आर बड़ा है, आप चेक कर रहे हैं आर बड़ा है 3 से। 3 सी है मतलब सी का मान कैसा? छोटा है किससे? आर की अपेक्षा। तो यानी बड़ा कौन सा होगा? आर वाला। तो आर इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, इसलिए देयरफॉर दिस मैट्रिक्स वर्टिकल मैट्रिक्स। नंबर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का हिंदी अर्थ आप समझ गए, वर्ग आव्यूह। कौन सा आव्यूह? वर्ग। अच्छा, स्क्वायर माने आप समझ रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई को यहाँ पर रो बोल देते हैं और कॉलम चौड़ाई को बोलते हैं। सो आर बराबर सी, यानी रो बराबर काय की हो। अगर रो और कॉलम बराबर हो जाए सो मैट्रिक्स स्क्वायर कहलाएगा। आगे बात समझ में? अभी छोटा होता था, बड़ा होता था। अगर आर छोटा है तो क्या क्या बोलते थे कि वो आपका क्षैतिज है। अगर कॉलम छोटा है तो हम क्या बोलते थे? वो वर्टिकल है। अगर दोनों बराबर हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, चेक करें हियर, आर कितना है बोले? 1 2 1 2। सो देयरफॉर आर बराबर सी। तो पक्का है मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर। क्लियर है ना? अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट नंबर 4,
रो मैट्रिक्स, डालें रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। हिंदी लिखना चाहो तो पंक्ति आप भी हो, ठीक है, अथवा पंक्ति सदिश। यार ये वाली बात तो विज्ञान तक सीमित थी ना वेक्टर वाली, ये तो मैथ भी नहीं छोड़ रही, क्यों? हल्का सा ध्यान दो, कभी वेक्टर शब्द फिजिक्स में आया करता था, जो कि इस मैथ की दुनिया में भी आ गया है अब, ठीक है। तो यहां समझते हैं कि मैं बात कर रहा हूं रो मैट्रिक्स। पहली डेफिनेशन क्या है इसकी, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक रो हो, ठीक है, यानी ऐसा आप व्यू जिसमें केवल एक रो होना चाहिए बस। समझ में आ गई बात? यानी कि ये कह सकते हैं ओनली वन रो, ओनली वन रो, या केवल एक पंक्ति होना चाहिए, केवल एक पंक्ति होना चाहिए बस। समझ में आ गई बात? पंक्ति केवल एक होना चाहिए। तो ऐसे आप व्यू को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर, एक ही नाम है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल ले लूं मैं, पंक्ति कितनी होना चाहिए, 1 2 4 6 8। अच्छा कितनी पंक्ति हैं, बस। तो आंसर यही बोल रहा है कि अगर एक ही पंक्ति है तभी बोलूंगा मैं रो मैट्रिक्स, यानी बस रो बार दिखना चाहिए आपको, एक रो ओनली। कॉलम से कोई लेना देना नहीं, कितने भी हो क्या फर्क पड़ता। कॉलम तो बहुत सारे भी हो सकते, कम भी ज्यादा भी, हमें कॉलम से मतलब नहीं, क्योंकि हम चर्चा किसी कर रहे, रो की कर रहे, हम रो की चर्चा करेंगे, ठीक है। सो नॉट अटेंशन ऑन कॉलम, यानी कॉलम की बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रो देखेंगे ओनली। अगर वन रो है तो आपका मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा। क्लियरली ना, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 5, यानी कि अगला बनेगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स डाले हैं, हाँ, कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, ठीक है। हिंदी मीनिंग समझ गए होंगे, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, अथवा मैं कह सकता हूं स्तंभ सदिश। क्या कह सकता हूं, स्तंभ सदिश। राइट है। अब अगली बात, इसका मतलब यहां पर ओनली वन रो, ठीक है। सो हियर ओनली वन कॉलम, तो यानी ओनली वन कॉलम, यानी यह कह सकता हूं केवल एक सदिश। क्या कह सकता हूं, सदिश नहीं सॉरी, केवल एक स्तंभ। सही है। यानी यहां पर मेन फंडा क्या होगा, कॉलम कितना होना चाहिए इस डेफिनेशन में, सी एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जल्दी टाइप करें, ज्यादा टाइम लोगे क्या? हाँ तो ध्यान दीजिएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। किसका लेते हैं, तो सपोज ए इक्वल टू आपके पास 1 4 6 7 कुछ भी ऐसा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। यानी यहाँ पर कॉलम की बात करें तो कितना, खड़ी लाइन गिन लो, एक ही है ना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है अपन को। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है, हेडर डालें जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। अगला नंबर तो बोलने कौन सा है, हाँ, जीरो और नल मैट्रिक्स, यानी शून्य शून्य आव्यूह। क्या बोलते हैं हिंदी में, शून्य या रिक्त आव्यूह, ठीक है। ध्यान रखना है, जीरो और नल मैट्रिक्स, यानी ईच एलिमेंट हैविंग ईच एलिमेंट्स आर जीरो, या हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, यानी हम ये कह सकते हैं प्रत्येक अवयव शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मतलब जी कुछ ही मैट्रिक्स के अंदर भरा होगा वो सब क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जैसे यहां पर जीरो 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 और जीरो, तो यानी जितनी एंटर होगी, मतलब हिंदी में बोलूं प्रविष्टि, जितनी प्रविष्टि होगी मैट्रिक्स के अंदर, हालांकि और खराब लगने लगा प्रविष्टि बोल रहा, एंटर बोला है, जितना एंटर एलिमेंट होगा वो ऑलवेज सब जीरो होगा, मतलब कोई संख्या नहीं होना चाहिए, टोटल के टोटल पूरे जीरो।
मतलब हर एक जीरो, यानी हर एक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ध्यान दो, अगर बात करें ऑर्डर की तो कितने रो हैं बोले, दो, कॉलम कितने, दो, तो ऑर्डर तो लगेंगे, ऐसा नहीं कि जीरो जीरो है तो सब जीरो, हटाओ कोई मतलब नहीं। और ध्यान रखो इसको हमेशा किससे लिखा जाता है, ओ से, हाँ ठीक है, ओ से, यानी कि यहां लिख लो कि जीरो मैट्रिक्स को, जीरो मैट्रिक्स को ओ से प्रदर्शित करते हैं। जीरो ना समझ जाना, बड़ा वाला जो जीरो होता है उसका मतलब क्या है, ओ है, बड़ा वाला जीरो का मतलब ओ, यानी नल मैट्रिक्स को किससे करते हैं, ओ से। ध्यान रखना, जैसे सादा, देखो जैसे सादा गणित है ना आपके संख्या वाले, वैसे ही एक सादा बीजगणित है, वैसे ही एक वेक्टर बीजगणित भी है कि नहीं, सबके रूल अलग अलग हैं। वेक्टर अगर सादा जीरो देखते हैं, किसी संख्या में जीरो जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे किसी अभी में नल मैट्रिक्स जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे वेक्टर में जीरो वेक्टर जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट लाइक दिस, सभी पोजीशन है सेम, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हिंदी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इकाई का तत्समक अवयव, ठीक है, इकाई का तत्समक अवयव। समझ में आ गई बात, क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं, बहुत सिंपल है। ईच, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ, अरे यार ध्यान दें बेटा यहां पर, ईच एलिमेंट ऑफ अ लीडिंग डायगोनल आर जीरो, ठीक है, इंग्लिश डेफिनेशन है, अगर आपको ध्यान रखना है, हिंदी में लिखवा दूं, मुख्य विकर्ण का, लिख लें, मुख्य विकर्ण का, सॉरी वन लिखना है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव वन होना चाहिए, ठीक है, अदर आल जीरो, और शेष शून्य होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, मैंने बोला इकाई का तत्सम का अवयव, इकाई का मतलब एक, वर्ड से निकल रहा यूनिट, इंग्लिश आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो कोई क्वालिटी हो गई, लेकिन यूनिट, यूनिट माने एक से मतलब होता, ठीक है, यूनिट अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है यूनिट मतलब मात्रक, ठीक है, शुद्ध भाषा में बोले तो यूनिट मतलब मात्रक, लेकिन यहाँ पर यूनिट का मतलब एक मैट्रिक्स के लिए किया गया, सो यहाँ पर लीडिंग डायगोनल ऑलवेज वन एलिमेंट आएंगे, मतलब मुख्य विकर्ण में हमेशा एक एक से सभी जीरो, तो हमेशा इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, आई से, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 1 0 एंड 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये आपका कहलाता है लीडिंग डायगोनल या मुख्य विकर्ण। अब विकर्ण तो ये भी होता, लेकिन ये नहीं मानते हैं मैट्रिक्स में, ध्यान रखना, ये होता है मुख्य विकर्ण, जो मैंने डिब्बा में बना दिया, हाँ, ये हर एक एलिमेंट 1 1 होना चाहिए, बकाया सब जीरो, तो दिस टाइप का जो भी मैट्रिक्स होगा वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, और इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, आई से, कैपिटल आई से, क्योंकि हमेशा कैपिटल बताया था ना। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता कि आई के नीचे ऑर्डर लगा हो, कितने बाई कितने का, 3/3, तो यहाँ पर I3 लगा हो सकता। एक और काम की चीज है जो याद रखना है अपन को, कि जो भी आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा वो ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि तो विकर्ण लेने में आपको दिक्कत हो जाएगी, यानी जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे, तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, अदरवाइज नो, ये बात आपको और याद रखना है। यानी प्रत्येक जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग अवयव ही एक इकाई अवयव होता है। समझ में आ गई बात, क्या समझ में आया, प्रत्येक वर्ग अवयव जो भी होगा वो एक इकाई अवयव होगा, ठीक है, यानी इकाई अवयव होने के लिए उसको वर्ग होना पड़ेगा।